हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज नवजीत पाठक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए ये क्लास 12th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर जब कोई कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है तो कभी चार्ज जो है बढ़ता है, कभी चार्ज घटता है, कभी करंट बढ़ता है, कभी करंट घटता है, कभी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ये सारी चीजें काफी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। तो उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये लेक्चर है। लेकिन इन बातों को समझाने के लिए अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या कोई फॉर्मुलेशंस यूज ना करूं तो इन बातों को समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली यही करेंगे कि चार्जिंग के टाइम, डिस्चार्जिंग के टाइम होता क्या है उसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके आंखों के सामने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो तो उस बात को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, और एक चीज, इस टॉपिक को करने से पहले बेहतर है कि आप कैपेसिटर के बारे में थोड़ा पहले जान लें कि कैपेसिटर होता क्या है। उसके दो प्लेट्स होते हैं। हम यहाँ पे जो यूजली यूज करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो ऐसे प्लेट्स होता है, पैरेलल होता है, उनके बीच में आप चाहे तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बारे में थोड़ा पता कर लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, अदरवाइज आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कैपेसिटर होता क्या है। अच्छा देखिए, आपके पास एक सर्किट है, मान लीजिए वहां पे आपने कैपेसिटर रखा है जिसका कैपेसिटेंस है C, और आपका एक रेजिस्टेंस है जिसको आपने साइड में सीरीज में लगा रखा है। यहां पे आपका सोर्स है बैटरी, मान लीजिए इसका वोल्टेज है E, और आपने की लगा रखा है। इस की को कुछ कुछ बुक्स में मॉर्स की भी बोलते हैं, तो घबराइएगा मत। मॉर्स की का वर्ड कहां से आ गया? एक्चुअली ये वर्ड आता है मॉर्स कोडिंग से आता है। मॉर्स कोडिंग के अंदर इस किस्म की यूज की जाती है। ये पहले पुराने टाइम पे यूज किया जाता था मॉर्स कोड, तो उसमें ऐसे एक किस्म की यूज करते थे, तो उसको हम बोलते थे मॉर्स कोडिंग या मॉर्स की। तो उसी वर्ड से यहाँ पे आया, तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये आपका एक सोर्स है, अब चार्जिंग होगा। शुरू में टाइम t0 पे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, अब यहाँ पे करंट जाना शुरू कर रहा है, करंट जाना शुरू कर रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज। ये कैसे आएगा? तभी मैंने आपको बोला कि पहले आप कैपेसिटर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि कैसे चार्जिंग होता है, कैसे डिस्चार्जिंग होता है, चार्ज प्लस कहाँ पे आता है, माइनस कहाँ पे आता है, ये समझ लीजिए। अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। जिस साइड से आपका कन्वेंशनल करंट समझते हैं ना, जो प्लस साइड से निकलता है, कन्वेंशनल करंट जिस प्लेट को पहले टच करता है वहां पे पहले प्लस चार्ज आ जाता है। इस बात को समझ जाइए, जिस साइड से कन्वेंशनल करंट जिस प्लेट को टच करेगा वो वाला साइड पहले पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव करता है बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अच्छा अब देखिए यहां पे ये दोनों सीरीज में है, तो आपका जो वोल्टेज है दोनों जगह पे बढ़ जाएगा, एक कैपेसिटर के इर्द गिर्द और एक रेजिस्टर के इर्द गिर्द। मान लीजिए आपका जो नेट वोल्टेज है वो कैपेसिटर और रेजिस्टर के इर्द गिर्द आपका बढ़ गया। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, एट एनी टाइम इंस्टेंट t, आपका जो चार्ज है कैपेसिटर पे, अभी मान लीजिए वो Q है। ये Q वेरिएबल है, ध्यान से बात को समझिए। Q वेरिएबल मतलब ये Q धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एक जगह पे स्थिर नहीं है इसकी वैल्यू, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए जब इसका चार्ज अभी यहाँ पे Q है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? E को आप लिख सकते हैं Q/C, क्योंकि अगर आपको पता हो दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज क्या होता है? चार्ज अपॉन उसका कैपेसिटेंस वैल्यू होता है। और बाय ओम्स लॉ रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं? I × R। अब ये चार्ज क्या है? एक वेरिएबल वैल्यू है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी ये स्थिर नहीं है। देयरफॉर आप इस I को क्या लिख सकते हो? dQ/dt। देयरफॉर आपका जो E का वैल्यू आया वो क्या आया? Q/C dQ/dt into R। That's what you have got। अब मुझे इस E की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका जो फाइनल कंक्लूजन चाहिए उसके अंदर मुझे E नहीं दिखना चाहिए। सो आई नीड द वैल्यू ऑफ E। अब E कैसे निकालें? देखिए धीरे धीरे इसका जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा दो प्लेट्स के बीच में, वो बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम पे जाके आपका चार्ज जो है, व्हेन द चार्ज बिकम्स फुल चार्ज को आप मान लीजिए Q0। अब जब कोई चीज फुल हो जाता है या मैक्सिमम हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, वो वैल्यू अपने आप में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये Q0 वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो बढ़ नहीं सकता। देखिए जब भी कोई वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां पे वो फिक्स्ड हो जाता है। कोई वैल्यू फिक्स्ड होने का मतलब क्या? वो कांस्टेंट। अगर वहां पे जाके वो फिक्स्ड हो जाता है, जब वो मैक्सिमम हो जाएगा, उस टाइम पे उसका करंट कितना आएगा? आप सोचिए,
अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जब इसका चार्ज फुल हो जाएगा उसका करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे कुछ समझ पाए आप, इससे क्या समझ पाए, वक्त के साथ साथ आपका करंट जो है वो घटता जा रहा है। शुरू में आपका चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन जब वो फुल हो गया आपका करंट घट गया, घट के पूरा जीरो हो गया। उसका मतलब स्टार्टिंग में शायद आपका करंट मैक्सिमम था, चार्ज यहां पे जीरो था। ये मैथमेटिक्स में आपको एंड में जाके बताऊंगा इक्वेशन से। स्टार्टिंग में आपका करंट मैक्सिमम था, चार्ज यहां पे कुछ भी नहीं था, जीरो था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है, करंट घटता जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा पावर यहां से जाके वहां पे डिलीवर हो रहा है। बात को समझ रहे हैं? जब ये पूरा फुल हो गया, क्यू नॉट हो गया, आपका यहां से करंट बंद हो गया, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा। अब उसी बात को यहां पे डाल दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां पे E, तो उस मोमेंट पे यहां पे क्या होगा, जब वो फुल हो रहा है उस मोमेंट पे यहां पे चार्ज क्या होगा, आपको क्यू नहीं, यहां पे क्यू नॉट लिखना है। और ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, क्योंकि dq by dt उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपको, क्या मिल गया, क्यू नॉट बाई सी। मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि मुझे सारा इक्वेशन E में नहीं रखना है, Q और C के टर्म में रखना है। अब इसको डाल दीजिए वहां पे। देयरफॉर आपका वैल्यू क्या बन गया, देखिए इस E को आप लिख सकते हो Q नॉट बाई सी, यहां पे Q बाई सी, और यहां पे dq बाई dt इंटू आर। इसको इधर लेके आ जाइए, Q नॉट बाई सी, Q बाई सी, dq बाई dt इंटू आर। एलसीएम कर लीजिए, Q नॉट माइनस Q, dq बाई dt इंटू आर। Q नॉट माइनस Q को नीचे भेज दीजिए, dt को ऊपर चढ़ा दीजिए, r को नीचे लेके आ जाइए। देखिए राइट नाउ इट हैज बिकम अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप एक साइड पे सारे वेरिएबल्स को अलग कर दीजिए, q को सारा वहां पे कर दिया, dt को यहां पे कर दिया, r से तो कांस्टेंट है, उसको आप यहां पे भी रख सकते हो, वहां पे भी रख सकते हो। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, इंटीग्रेट, हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए इंटीग्रेट डेफिनेटली करेंगे कि इनडेफिनेटली करेंगे, देखिए हमें तो वैसे कोई लिमिट तो अभी पता है नहीं कि इनिशियल में कितना था, फाइनल में कितना था। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैं फिलहाल इसको इनडेफिनेटली कर रहा हूं, मतलब एक कांस्टेंट चिपका देना होता है, या तो उस साइड या तो इस साइड, कहीं भी चिपका कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट आंसर एक ही आएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हो तो dt तो अंदर रहेगा, 1/RC कांस्टेंट होता बाहर आ जाता है, और यहाँ पे dq बाई क्यू नॉट माइनस क्यू। अगर आपको लॉजिक पता है 1/a माइनस एक्स, ए क्या है कांस्टेंट है, एक्स क्या है वेरिएबल है, इसका अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आ जाता है, माइनस लॉग a माइनस एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्यू नॉट मैक्स कांस्टेंट है, क्यू आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल उसी लॉजिक में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो आपका t हो जाएगा, और नीचे RC, ये हो जाएगा माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, और साथ में एक कांस्टेंट चिपका दीजिए, क्योंकि अभी मैं इंडेफिनेटली कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका लिमिट। निकाल लेंगे के का भी वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे के को रख के थोड़ी चलेंगे, के का अनसर्टेनिटी बता रहा है आपको। के कैसे निकालें, क्योंकि के को ऐसे रख नहीं सकते ना, के कैसे निकालें। देखिए शुरू में जब टाइम t0 पे, मैंने क्या बोला था, शुरू पे टाइम t0 पे आपका चार्ज क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे जीरो कर दीजिए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसको जीरो कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग क्यू नॉट प्लस के। इसको इधर कर दीजिए तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग क्यू नॉट, ये आ गया आपको k का वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को आप यहां पे डाल दीजिए, आपको प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगा बिना k के। तो क्या आ जाएगा, t/RC माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस लॉग क्यू नॉट। ठीक है, अब लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग क्या हो जाता है, अगर आपको लॉग का लॉजिक पता है, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a अपॉन b, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू, और यहाँ पे t/RC। अच्छा, ये लॉजिक भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास log a/b है और आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं, कर दीजिए, बस आपको क्या करना पड़ेगा, बाजू में जो उसका साइन है उसको बदलना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो प्लस, प्लस है तो नेगेटिव। उसी लॉजिक से अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इस माइनस को यहां भेज दीजिए। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, अरे भाई अगर मैं नहीं करता तो मैं इस
क्यू नॉट को दोनों के नीचे कैसे लाता, मुझे इसको दोनों के नीचे लाना था, उस हालत में तो कर नहीं सकता था ना, मुझे फिर फ्लिप करना पड़ेगा, तभी ऐसा कंडीशन आएगा कि मैं कर पाऊं। अब आपका क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मिला क्या, माइनस टी बाई आर सी लॉग 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट। और हम सारा ये जो काम करते हैं लॉग में किस बेस में होता है, बेस ई में होता है, नेचुरल लॉग होता है। अच्छा, अगर हम लॉग से इसको फिर से घूम के एक्सपोनेंट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, देखिए ये आपका बेस होता है, ये आउटपुट होता है, ये एक्सपोनेंट होता है ना। तो उस लॉजिक से आपको अगर यहाँ पे ई लिखना है तो ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया, एक्सपोनेंट होता है, और ये क्या होता है आपका आउटपुट होता है। दैट्स हाउ यू शुड राइट। अगर आपको उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से बन जाएगा इसका। इसको इधर लेके आइए, उसको उधर भेज दीजिए, Q अपॉन क्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर में माइनस टी बाई आर सी, क्यू नॉट को ऊपर चढ़ा दीजिए, 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। ये आपका इक्वेशन बन गया। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो चार्ज स्टोर होगा उसका ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसको कभी बार हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और एक चीज देखिए, यहां पे जो आपको आरसी दिख रहा है, इट इज एंटायरली अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आर तो कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है। इस आरसी को हम आमतौर पे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट, या आप ऐसे कह सकते हो कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट। तो आपका Q बन गया Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। ओके, ये प्रॉपर आपका इक्वेशन आ गया। चलिए, अगर हमें ये इक्वेशन मिल चुका है, अब इस इक्वेशन के बेसिस में अब समझना बहुत आसान होगा कि आपका चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा वक्त के साथ। ठीक है, कैसे? अगर आपका टाइम बढ़ रहा है, अब देखिए वो नेगेटिव में है, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होता है, वो घटना ही होता है। नेगेटिव में कोई जो वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है, वो घटता है एक्चुअली। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे घट रहा है। ये वाला जो वैल्यू है ये आपका वक्त के साथ घट रहा है। अगर ये वैल्यू घटेगा तो 1 से जब वो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा कंटेंट क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नहीं, आप खुद देखिए, अगर आप 1 से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है 0.1। इस वैल्यू को और घटा दीजिए, क्योंकि घटेगा, टाइम बढ़ रहा है, नेगेटिव ऑफ टाइम तो घटेगा। आप इसको 0.8 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.2, इसको और घटा दीजिए 0.3। समझ रहे बात को? जैसे ये पूरा कंटेंट आपका घटता जा रहा है, आपका ये पूरा कंटेंट बढ़ता जा रहा है। अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज आपका क्या होता जा रहा है, वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। मतलब विथ टाइम द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एक्चुअली इंक्रीजेस। ठीक है, और एक चीज देखिए, आपका जो चार्ज बढ़ रहा है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इस बात को भी समझिए, आपका जो चार्ज बढ़ रहा है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ रहा, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। उसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहां पे टाइम है और इधर आपने चार्ज रखा हुआ है, ये नॉर्मल ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह नहीं बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। उसका मतलब है लाइक दिस, ये आपका चार्जिंग हो गया। एक टाइम के बाद वो फिक्स्ड हो जाएगा, उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी। किस वैल्यू के पास, Q नॉट के पास। ठीक है, दैट्स हाउ द चार्जिंग इज। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, और एक चीज देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो टाइम कांस्टेंट है, जो कि आरसी की इक्वल है, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, इसको डिफाइन करना तो हम कैसे करेंगे? इसको करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए, अगर आप टाइम के वैल्यू को टाउ ही डाल दे, स्मॉल टी की जगह पे अगर आप टाउ डाल दे, जो कि क्या होता है 1/RC, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q नॉट 1 माइनस ई के पावर में -1। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1/E हो जाएगा। अब हमें पता है E का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, अगर आपको पता हो 2.718 के आसपास कुछ आता है। इसको अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे 1 में, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 0.368।
इसको फर्दर सॉल्व करें तो कुछ आपका आ जाएगा 0.632 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर परसेंटेज के तौर पे देखें तो आपका ये बन जाएगा 63% ऑफ क्यू नॉट। देखिए इससे डेफिनेशन ये आया कि आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टाउ होता क्या है। देखिए टाउ एक ऐसा वैल्यू है, या आप ऐसे कह सकते हैं टाउ एक ऐसा वैल्यू है टाइम का जिस मोमेंट पे आपका कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं कि टाउ इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज within the capacitor becomes 63.2% of the maximum value of the charge। समझ गए? तो आप इसको लिख सकते हैं tau is the value of time during which the charge in the capacitor becomes 63.2, या आप राउंड ऑफ में इसको 63 भी कह सकते हैं, 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डेफिनेशन फॉर इट कि आप अगर चाहो तो टाउ को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप टाउ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपका चार्ज 63.2% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज बन जाएगा उस टाइम पे तुम्हारी जो टाइम की वैल्यू होगी वही तुम्हारा टाउ है, वही तो हो रहा है। उसी टाइम पे तुम्हारे टाउ का वैल्यू क्या आ रहा है, क्या टी का वैल्यू क्या आ रहा है, टाउ आ रहा है। ओके चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमने ये तो पता कर लिया बेटा कि जब चार्जिंग होता है तो आपका चार्ज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होता है ना, ये हमने स्टडी कर लिया। वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई के पावर में माइनस टी बाई टाउ। टाउ आपका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट या कैपेसिटिव कांस्टेंट होता है। अच्छा एक चीज आपको समझ आ गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये वैल्यू आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है आपका चार्ज भी बढ़ रहा है। अब बाकी चीजों को भी स्टडी कर लेते हैं कि वोल्टेज में क्या असर पड़ेगा। कहां का वोल्टेज, दो प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज है उसको कैसे स्टडी करेंगे। देखो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस चार्ज है। इंस्टेंटेनियस चार्ज है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे चार्ज जो क्या है वो बता रहा है। ये आपका मैक्सिमम चार्ज है। आप क्या करो, दोनों साइड को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई सी, तो क्या आ जाएगा Q बाई सी, Q नॉट बाई सी। हमें क्या पता है चार्ज अपन कैपेसिटेंस क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन द टू प्लेट्स। अब इसको आप लिख सकते हो V। अब देखो अगर ये चार्ज तुम्हारा इंस्टेंटेनियस है तो जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो भी क्या आएगा, ये भी इंस्टेंटेनियस ही कहलाएगा, ये भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ही कहलाएगा। लेकिन यहां पे चार्ज आपका मैक्सिमम है तो उसके चलते जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज कहलाएगा। अब सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज कहां पे था, क्या था, जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा था, तो उसको आपको क्या लिखना चाहिए, ई लिखना चाहिए, है ना। तो देखो इसका लॉजिक या पैटर्न बिल्कुल उसकी तरह ही है, यहां पे भी इंस्टेंटेनियस, यहां पे भी इंस्टेंटेनियस, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब अगर ये भी बढ़ रहा था वक्त के साथ तो मतलब ये भी बढ़ रहा है विथ टाइम। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, मतलब वक्त के साथ आपका वोल्टेज भी बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इट वुड समवॉट लुक लाइक दिस। अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज है ये भी, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद ये फिक्स्ड हो जाएगा इसका वैल्यू, एक टाइम के बाद, और वो वैल्यू क्या है आपका मैक्सिमम हो जाएगा ना, फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि आपका चार्ज मैक्सिमम हो रहा है तो उस टाइम पे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका बढ़ता जा रहा है ना। तो शुरू में आपका चार्ज क्या था कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, 0 था, लेकिन करंट आपका फुल था। वक्त के साथ साथ क्या होता जा रहा है, आपका चार्ज बढ़ता जा रहा है उनके बीच में। तो चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और देखिए वैसे बढ़ना भी चाहिए, हमें क्या पता है चार्ज जो होता है वो क्या होता है, V इंटू सी होता है। तो चार्ज तो वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, तो चार्ज अगर आपका बढ़ रहा है तो पोटेंशियल तो वैसे भी बढ़ेगा ही, लॉजिक वही बता रहा है। अच्छा हम पता कर लेते हैं करंट क्या आएगा। ये तो हमने वोल्टेज निकाल लिया, ये हमने वोल्टेज के बारे में निकाल लिया। अब पता करते हैं कि करंट का क्या सीन बनेगा। कहाँ का करंट, ऑब्वियसली बात है सर्किट का करंट, वो बढ़ेगा कि घटेगा देख लेते ना। अच्छा करंट कैसे निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt। ये क्या कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस करंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपका करंट क्या आएगा। तो आपको बेसिकली इंस्टेंटेनियस चार्ज का डेरिवेटिव करना है।
तो इसका वैल्यू क्या था, क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा, क्यू नॉट को बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह गया 1 माइनस, अब 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव माइनस ई माइनस टी बाई टाउ, फिर इसका भी डेरिवेटिव चेन रूल, इसका भी डेरिवेटिव करना तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई टाउ, यहां पे क्यू नॉट, ये सारा मिला के आपका आ गया क्यू नॉट बाई टाउ ई के पावर में माइनस टी बाई टाउ। आप चाहो तो इस टाउ को आर इंटू सी भी रख सकते हो, यही तो था इसका वैल्यू। अब ध्यान से इस बात को देखो, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली घटना होता है, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है आपका घट रहा है, मतलब करंट आपका क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसका, करंट क्या हो रहा है घट रहा है। बाकी सारी चीजें बढ़ रही हैं लेकिन करंट घट रहा है वक्त के साथ। बात को समझ रहे हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सवाल ये आता है कि करंट घट क्यों रहा है, और वो भी एक्सपोनेंशियली घट रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये दिखेगा कुछ ऐसा, पहले शुरू में आपका क्या था मैक्सिमम था स्टार्टिंग पे, टाइम जब आपका 0 था, टाइम जब 0 था तो उसका मैक्सिमम था, उसके बाद एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है घट रहा है ना, वक्त के साथ वो घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है बेटा, ध्यान से बात को समझो। पहले सारा का सारा पावर यहां पे था बेटा, अब धीरे धीरे वो पावर यहां पे डिलीवर हो रहा है। अगर यहां का पावर यहां पे डिलीवर हो रहा है तो अब सर्किट पे करंट रहेगा क्यों, शुरू में सारा पावर यहां पे था, अब डिलीवर उसके पास हो रहा है, अब इसका पावर बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या, इसका चार्ज पोटेंशियल सब बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका अपना घटता जाएगा वक्त के साथ साथ। लॉजिक समझ रहे बात को, इसी वजह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि विथ टाइम करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस। अच्छा, उस लॉजिक से अगर देखें तो आप एक चीज को और नोटिस कीजिएगा, अगर मान लो मैं यहां पे टाइम को 0 कर देता हूं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग में आपका करंट क्या था मैक्सिमम था, वक्त के साथ घटता जा रहा है, और जब यहां पे आपका चार्ज पूरा फुल हो गया, पूरा फुल हो गया, तब आपका करंट क्या हो गया 0 हो गया। यही तो उसका बेसिक लॉजिक है ना। तो उस लॉजिक से देखा जाए, जब आपका टाइम 0 था उस टाइम आपका करंट क्या था मैक्सिमम था, है ना। तो मतलब अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ई के पास 0 1 हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा क्यू नॉट बाई आर सी, और करंट को आपको क्या लिखना चाहिए आई नॉट, मतलब क्यू नॉट बाई आर सी को आप क्या लिख सकते हो आई नॉट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको थोड़ा और प्रॉपर लिख लेते हैं, और आप इस तरह से रखो तो बेटर लगता है, इट लुक्स मच प्रॉपर, ई के पावर में माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। और वक्त के साथ आपका करंट क्या हो रहा है घटता जा रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए और एक चीज स्टडी करके देख लेते हैं कि एक कैपेसिटर को चार्ज होने में, फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ये भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, देखो भाई हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या था, क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर में माइनस टी बाई टाउ। आप क्या कीजिए, Q की वैल्यू को Q नॉट कर दीजिए, मतलब आप चेक करना चाहते हैं जब आपका चार्ज Q नॉट हो जाएगा तब आपका टाइम क्या आएगा, इसको Q नॉट कर दीजिए। तो Q नॉट, यहाँ पे Q नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ, Q नॉट कटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ, 1 कट गया, इसको इधर लेके आ जाओ। अब E के पावर में क्या डालने से 0 आएगा इन्फिनिटी, मतलब ये चीज आपका क्या हो गया इन्फिनिटी, मतलब T क्या आ गया आपका इन्फिनिटी, मतलब आपको चार्जिंग होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए थियोरेटिकली तो यही बता रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि आपका जो ये टाइम कांस्टेंट था ना, जो आरसी बोलते हैं, उसका 5 टाइम्स के आसपास जो वैल्यू आता है उतना टाइम लगता है आमतौर पे। एक्सपेरिमेंटली देखा गया आरसी की जो वैल्यू होती है, मतलब आप मान लो आरसी का जो वैल्यू होता है उसको 5 टाइम्स कर दो, ये जो वैल्यू होता है ना इस टाइम के आसपास लगता है उसको फुल्ली चार्ज होने में। अब ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बहुत बड़ा वैल्यू होता है, दैट्स वाई हम उसको इन्फिनिटी मान सकते हैं, क्योंकि मैथ्स तो वही बता रहे हैं इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकली ऐसे वैल्यू के आसपास कुछ आता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ग्राफ अगर बनाए तो ग्राफ को कभी एग्जैक्टली आप, जैसे अगर आप क्यू का अगर आप ग्राफ बना रहे थे तो कैसे बनाया था आपने, ऐसे बनाया था ना, और यहाँ पे जाके वो मैक्सिमम हो रहा है, तो इस ग्राफ को आप चाहे तो
पूरा टच मत कराइएगा। इट टेंड्स टू टच द मैक्सिमम वैल्यू बट इट इज नॉट बिकमिंग मैक्सिमम, क्योंकि वैल्यू तो वही बता रहा है ना यहाँ पे कि वो इनफाइनाइट टाइम में जाके मैक्सिमम होगा। मतलब ये मैक्सिमम हो रहा है, इसको अभी होने में काफी टाइम लगेगा, मतलब इस लेवल तक आने में इसको भी काफी टाइम लगेगा। तो टेंड्स टू बिकम द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट बट इट इज नॉट बिकमिंग क्यू नॉट। मतलब ग्राफ को आपको उस तरह से बनाना चाहिए कि बिल्कुल डायरेक्ट यहां से लेके यहां पे मत चिपका दीजिएगा, क्योंकि उसको भी होने में बहुत टाइम लगेगा, इस वैल्यू तक आने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसको आपको बस थोड़ा सा हल्का सा गैप रखना है ताकि आप ये बता पाओ कि उसके इक्वल इक्वल हो रहा है लेकिन अब तक हुआ नहीं। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये था आपका पूरा चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे आपका वक्त बीतता जा रहा है, चार्ज आपका बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है, मगर सर्किट में आपका करंट घटता जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा पावर जो है वो अभी सोर्स में से कैपेसिटर में डिलीवर हो रहा है। तो यहां का घटेगा, वहां का बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डिस्चार्जिंग स्टडी करते हैं। चलिए अब हम डिस्चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे रेजिस्टर था, यहाँ पे सोर्स था। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई यहाँ पे सारा का सारा पावर डिलीवर होकर वहां पे चला गया, यहाँ पे मैक्सिमम आपका चार्ज आ गया। ओके, अच्छा, तो उस मोमेंट पे आपका यहाँ पे करंट क्या हो जाता है? 0। अब क्या होता है, अगर आपने स्विच को ऑन करके रखा हुआ है ना, अगर आपने ऑफ कर दिया तो वो चार्ज स्टोर होकर वहां पे रह जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको ऑन करके रखा हुआ है ना बेटा, तो वहां पे चार्ज कुछ देर के लिए स्टोर होता है, फिर वो अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टोर होता है, फिर अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है ना। तो देखो अभी आपका टाइम लाइन जो है स्टॉप वॉच जो उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जब यहाँ पे टाइम क्या है आपका 0 है। तो मान लीजिए जब आपका टाइम टी आपका यहाँ पे 0 है, तो आपका चार्ज यहाँ पे क्या है? क्यू नॉट है। तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे करंट क्या है? 0 है। अगर करंट 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या है? 0 है, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज तो वहां पे यहाँ का जो सारा पावर था वो वहां पे डिलीवर हो गया ना इन दोनों के बीच में। करंट 0 तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोल्टेज 0 ही आएगा, लेकिन काफी देर तक वो ऐसा रह नहीं पाता। कुछ देर के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 0 रहने के बाद वो अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, यहाँ पे डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। तब आपका जो चार्ज है फिर वो क्यू नॉट नहीं रहता, वो क्यू ही बन जाता है, क्योंकि अब तो इंस्टेंटेनियस चार्ज आएगा ना अभी आपका, और करंट भी आपका क्या बन जाता है? dq बाई dt बन जाता है। लेकिन जो वोल्टेज है वो एक छोटा सा वैल्यू पकड़ता है। मतलब शुरू में क्या हुआ था, करंट धीरे धीरे वक्त के साथ घट रहा था, अभी करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन शुरू में करंट जो है बहुत छोटा होता है, उसके चलते ये भी बहुत छोटा सा बनता है। वोल्टेज यहाँ पे जो अपीयर होता है ना, ये बहुत छोटा सा अपीयर होता है, क्योंकि अभी अपीयर हो ही रहा है। तो आप मान लो कि यहाँ पे कुछ अपीयर हो रहा है 0.000123, वो नियरली इक्वल टू 0 ही हो गया, समझ रहे हो? वो शुरुआत वाली टाइम है, जो पावर यहां से जाके वहां गया था फिर वापस आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा पावर अभी मिला, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज मिला, इतना कम है कि ना के बराबर है, स्टार्टिंग वाला मूवमेंट है ना अभी। तो हमने शुरू में इक्वेशन क्या पढ़ा था? ई का q बाई सी dq बाई dt इंटू आर। अब शुरू वाला टाइम है, तो व्हेन द चार्ज या व्हेन द कैपेसिटर स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज, उस टाइम पे आपके ई को क्या लिखना चाहिए? 0, क्योंकि इतना कम वैल्यू होता है कि ना के बराबर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यू को आप वही रख दो, यहां पे लिखो dq बाई dt इंटू आर, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बाई सी dq बाई dt इंटू आर। क्यू को नीचे भेजो, dt को ऊपर भेजो, r को नीचे भेजो। देखो ये फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। वेरिएबल सेपरेबल यूज करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम इंडेफिनिटली कर लेते हैं, डेफिनेट का तो हमें कुछ आता पता है नहीं लिमिट का, तो इंडेफिनिटली कर लेते हैं। जो कांस्टेंट आएगा उसका हम फिर से वैल्यू निकाल लेंगे, पिछली बार भी तो किया था चार्जिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट मार दो, अब 1 बाई आर सी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, क्यू तो यहाँ पे वेरिएबल रह जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, और 1 बाई क्यू का क्या हो जाएगा? log q, बेस ई में करते हैं और कांस्टेंट को यहां पे चिपका दो। अब हमें इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, कैसे करें? अब ध्यान से देखो, जब एग्जैक्टली टाइम t 0 था, उस टाइम तुम्हारा चार्ज क्या था? उस टाइम पे चार्ज क्या था? क्यू नॉट था ना। एग्जैक्ट जब टाइम 0 था, मतलब चार्जिंग खत्म हुआ, बस उसी मूवमेंट पे पूरा करंट यहाँ पे 0 हो गया, वहां पे अभी चार्ज पूरा फुल है। अभी मैं कैलकुलेशन उस टाइम मूवमेंट से कर रहा हूं, मेरा टाइम का जो कैलकुलेशन है उस मूवमेंट से है। अब जो हम चार्जिंग का था उसको भूल जाओ, अभी पूरा फुल चार्ज हो गया, मैंने स्टॉप वॉच को उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, टाइम 0, तो वहां पे चार्ज क्या था? क्यू नॉट था। तो यहाँ पे 0 करो, इसको 0 करो, तो चार्ज उस टाइम पे क्या आ जाएगा? क्यू नॉट। तो के की वैल्यू क्या आ गया? माइनस लॉग क्यू नॉट। इस वैल्यू को आप यहां पे डाल दो, ठीक है भाई, यहां पे डालो।
तो क्या दिखेगा, देखो माइनस टी बाई आर सी लॉग ई क्यू, यहां पे माइनस लॉग ई क्यू नॉट, इसको आप लिख सकते हो लॉग ई क्यू बाई क्यू नॉट। अगर मैं लॉग को हटा दे तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, है ना, तो कैसे बनेगा, ई ये बेस, ये क्या होता है एक्सपोनेंट, और ये क्या हो जाता है आउटपुट, ऐसे आ जाएगा। क्यू नॉट को ऊपर चढ़ाओ, ई के पावर में माइनस टी बाई आर सी, या आर सी को आप लिख सकते हो, वो तो पता ही है क्या होता है टाउ, टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये वैल्यू नेगेटिव होता जा रहा है, ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, वो घटता जा रहा है, मतलब ये वैल्यू घट रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब डिस्चार्जिंग का टाइम क्या हो रहा है। अब यहां से जो चार्ज था अब वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि सारा का सारा पावर अभी जो यहां पे आ गया था अब वो फिर घूम के यहां पे वापस आएगा, अब सारा मामला उल्टा हो जाएगा। देखो अभी वक्त के साथ चार्ज घटेगा, वोल्टेज भी घटेगा, मगर करंट बढ़ेगा, सारा उल्टा था। पिछली बार क्या था, टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा था, करंट सेकंड में घट रहा था, अब सारा उल्टा हो जाएगा। टाइम के साथ, टाइम तो बढ़ता ही, टाइम कभी घटता थोड़ी है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है। चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो होगा वो घटेगा, वोल्टेज भी घटेगा, करंट सेकंड में बढ़ेगा, तो सारा का सारा मामला जो वहां पे था अब फिर घूम के वापस इधर की साइड आ रहा है। ये साइकिल चलता जाता है वैसे तो मतलब विथ टाइम द चार्ज इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, कब, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है, डिस्चार्जिंग, ठीक है। इसका मतलब, अच्छा वैसे इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, ऊपर क्यू है, स्टार्टिंग टी टाइम 0 पे आपका क्या था, क्यू नॉट था, वक्त के साथ ये धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ जो है पूरे इसको टच करेगा कि नहीं करेगा वो डाउटफुल है, पिछली बार हमने बोला था ना कि टच नहीं करेगा, तो यहां पे भी नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, देखो अगर मान लो इस कैपेसिटर ने पूरा चार्ज डिस्चार्ज कर दिया, ये चार्ज क्या है जो यहाँ पे स्टोर होता है ना, अगर उसने पूरा डिस्चार्ज कर दिया तो मतलब उसका चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 डालो तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई के माइनस टी बाई टाउ जो है ये पूरा 0 हो गया, ई माइनस टी बाई टाउ क्या हो गया, 0 हो गया, तो माइनस टी बाई टाउ का ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, तो टी का वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब इसको डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब ये लाइन बस आप नीचे करते जाना, बट कभी इसको डायरेक्ट ऐसे टच मत करा देना, बस ऐसे करते जाना। इट इज टेंडिंग टू बिकम 0 बट इज नॉट एंटायरली बिकम 0, मतलब उसको चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगा था थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, और उसको डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अभी मैंने आपको बोला था ना 5 टाइम्स ऑफ आरसी, उस वैल्यू के आसपास कहीं पे जाके इसका भी डिस्चार्जिंग हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके चार्जिंग का मतलब, वक्त के साथ आपका चार्ज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। वोल्टेज का भी चेक कर लेते हैं, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर मैं इसको दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई सी, तो क्या हो जाएगा, Q बाई सी, क्यू नॉट बाई सी, ई माइनस टी बाई टाउ। पिछली बार को सारा कराया था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज, ये ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका मतलब है आपका जो वोल्टेज है वो भी आपका वक्त के साथ घटता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, चार्ज वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये घट रहा है तो वो भी तो घटेगा। मतलब इसका भी अगर आप ग्राफ बनाओगे, इधर के साइड अगर आपका वोल्टेज है मैक्सिमम कितना था, टाइम टी 0 पे ई था, वक्त के साथ ये घटता जा रहा है, लेकिन ये भी 0 एग्जैक्टली हो नहीं पाएगा, इसको भी पूरा होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बस उसको ऐसे टच करता, इट इज टेंडिंग टू बिकम 0 बट इट्स नेवर बिकमिंग 0, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टाइम के साथ चार्ज घट रहा है, वोल्टेज भी घट रहा है। अब एक बार करंट को भी स्टडी करके देख लेते हैं, करंट का क्या लॉजिक है। लॉजिकली देखा है तो करंट को क्या होना चाहिए, आप खुद बताओ, बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि सारा का सारा पावर डिलीवर होकर फिर वापस यहां पे आ रहा है। अभी वोल्टेज इसका ज्यादा होगा सोर्स का, फिर वापस आ रहा है, तो करंट सर्किट में क्या होगा, बढ़ेगा। देख लेते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। चलिए देखते हैं।
तो हमें निकालना है करंट, जो कि क्या होगा डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस चार्ज। चार्ज का कौन सा इक्वेशन लगाना है, ये वाला, पिछले वाला मत लगा देना, 1 माइनस वो चार्जिंग का था, हमें डिस्चार्जिंग का लगाना है। तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, फिर इसका भी करेंगे चेन रूल से, तो -1 बाई टाउ और साथ में क्यू नॉट लगा हुआ है। अब देखो इस टाउ को आप लिख सकते हो R इंटू सी ई माइनस टी बाई टू। हमने चार्जिंग के टाइम हमने ये कैलकुलेट करके देखा था कि ये जो वैल्यू था ये क्या होता है, इसको आई नॉट बोलते हैं, क्यू नॉट बाई आर सी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। अब देखो ये क्या मामला बता रहा है आपको, ध्यान से बात को समझो। तुम्हारा करंट जो है वो नेगेटिव दिखा रहा है, पहली बात तो नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से बात को समझो। करंट नेगेटिव होने का मतलब है जैसे जैसे टाइम तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, ओके, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम तुम्हारा ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, वैल्यू घटता जा रहा है। अब अगर ये वैल्यू घटता जा रहा है, मतलब ये वैल्यू तो घटता जा रहा है, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव के साथ चिपका हुआ है, मतलब ये टोटल नेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। नेगेटिव वैल्यू के घटने का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो। नेगेटिव देखो, पॉजिटिव वैल्यू के बढ़ने का मतलब एक्चुअली वैल्यू का बढ़ना ही होता है, और घटने का मतलब घटना ही होता है। बट नेगेटिव वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली घटना होता है, और घटने का मतलब बढ़ना होता है। आप नंबर लाइन पे खुद देखो ना, अगर आपका मान लो पहले -3 था, -2 था, वो नेगेटिव वैल्यू घट रहा, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये टोटल वैल्यू तुम्हारा घटता जा रहा है, मगर वो नेगेटिव के साथ है। तो नेगेटिव वैल्यू घटने का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। मतलब तुम्हारा करंट क्या हो रहा है, बात को समझो। अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता ना, सारा खेल जो इस नेगेटिव साइन का है, अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता फिर यही बताता कि टाइम के साथ ये वैल्यू तुम्हारा क्या होता जा रहा है, और नेगेटिव मतलब घट रहा है, तो मतलब ये वैल्यू घट रहा है। मगर ये वैल्यू घट रहा है, लेकिन साथ में जब नेगेटिव साइन चिपका हुआ है, वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, घटते हुए नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ना हो जाता है। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, भले ये चीज घट रहा है लेकिन नेगेटिवली घट रहा है। नेगेटिवली घटने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली बढ़ना होता है। तो करंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लॉजिक समझे। और हमने बोला तो था कि करंट तुम्हारा बढ़ेगा, क्योंकि सारा का सारा पावर घूम के फिर वापस सोर्स के पास वापस आ रहा है, तो सर्किट को दोबारा अपना वोल्टेज मिल रहा है, तो करंट तो बढ़ेगा। इस इक्वेशन से हमें और एक चीज समझ आया, लॉजिक को समझो ध्यान से। करंट सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, करंट नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। लॉजिक को समझो, मतलब जब तुम्हारा कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। मतलब जब चार्जिंग हुआ था तो करंट ऐसे जा रहा था और इसको प्लस बनाया था। अब जब डिस्चार्ज कर रहा है तो वो इधर से करेगा, करंट का डायरेक्शन बदल चुका है। और देखो लॉजिकली बदलना भी चाहिए। अभी ये जो तुम्हारा कैपेसिटर है, अगर मान लो आपने यहां से उस क्या कहते हैं जो की है उसको आपने ऑफ करके रखा हुआ है, तब यहां पे डिस्चार्ज करेगा। अब दिस कैपेसिटर इज लुकिंग लाइक अ बैटरी, इजंट इट लुकिंग लाइक अ बैटरी। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हमें क्या पता है, जिस साइड प्लस होता है वहीं से तो करंट निकलता है, होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये प्लस है तो करंट तो इधर से ही निकलना चाहिए, तो करंट यहां से निकलता है। लेकिन चार्जिंग के टाइम करंट कैसे गया था, इधर से गया था। तो देखो मैथ्स ने आपको ये बात भी एक्सप्लेन कर दिया कि करंट का डायरेक्शन बदलेगा। समझ रहे हो मैथ्स कितना पावरफुल चीज होता है। अगर मैं आपको वैसे ही बता देता नॉर्मली कि कहां जाता है क्या होता है तो आपको समझ नहीं आता, आप सवाल पूछते कि क्यों होता है। अब देखो मैथ्स आपको सारा क्लियरली बता रहा है। इसका मतलब है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द करंट is reversed during discharge। ठीक है, ये होता है इसका लॉजिक। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो चलिए हमें क्या समझ आया कि डिस्चार्जिंग के टाइम करंट का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, -I0 ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। इसका मतलब करंट आपका से बढ़ेगा नहीं, उसका डायरेक्शन आपका रिवर्स भी हो जाएगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा,
देखिए वो वैल्यू एक्चुअली में घट रहा है लेकिन नेगेटिव भी है साथ, उसका मतलब क्या है, नेगेटिव के घटने का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ना होता है। अगर आप इंटीजर लॉजिक में देखो तो कैसा होता है, अगर मान लो यहाँ पे -3 -2 -1, मतलब वो नेगेटिव से प्लस की ओर जा रहा है, मतलब इसका भी लॉजिक कैसा जाएगा, ये घटेगा लेकिन इस तरह से घटेगा कि आपको लगेगा जैसे बढ़ रहा है। बोलो सर ये कैसे हो सकता है। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, मान लो यहाँ पे आपका I0 है, मैक्सिमम था लाइक दिस, समझ रहे बात को, ये पीछे है, नेगेटिव है, देखो नीचे, ये करंट इधर के साइड नीचे है। अब वो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन घटने का मतलब क्या होता है, बढ़ी तो रहा है क्योंकि जीरो की तरफ जा रहा है। नेगेटिव वैल्यू अगर घटते घटते जीरो की तरफ बढ़ रहा है, उसका मतलब एक्चुअली बढ़ना होता है। सो दिस इज द ग्राफ हाउ इट लुक्स लाइक। और ये भी इसको डायरेक्ट टच नहीं करेगा, इसको टच करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तो इट टेंड्स टू टच इट बट डजंट टच इट एंटायरली। थ्योरेटिकली इसको भी इनफाइनाइट टाइम मिल सकता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। अच्छा, तो हमें क्या क्या समझ आया, चार्जिंग के टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन सर्किट में करंट तुम्हारा घटता जा रहा है। लेकिन डिस्चार्जिंग के टाइम जैसे जैसे वक्त आपका गुजरता जा रहा है, चार्ज घटता जा रहा है क्योंकि वो अपना सारा चार्ज निकालता जा रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, पोटेंशियल भी घटता जाएगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वापस सर्किट को अपना पावर मिल रहा है, सोर्स को अपना पावर मिल रहा है, तो करंट आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मगर उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। मतलब जाते वक्त अगर करंट ऐसे जा रहा था, अब डिस्चार्जिंग के टाइम अगर आपने मान लो की को निकाल दिया होगा, वो ऐसे जाएगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स। देखो क्योंकि सारा पावर अब इसके पास वापस जा चुका है ना, इसके पास था, अब ये अपना डिस्चार्ज कर रहा है। तो शुरू में क्या था, ये तुम्हारा बैटरी क्या था, सोर्स की तरह काम कर रहा था, तो सारा का पावर डिलीवर होकर वहां पे चला गया। अब ये जो कैपेसिटर है डिस्चार्जिंग के टाइम खुद एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, और हमें क्या पता है जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहीं से करंट निकलता है, तो अगर ये वाला साइड पॉजिटिव तो करंट तो यहीं से निकलेगा, उसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो जाता है डिस्चार्जिंग के टाइम। ठीक है, तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का। इसमें आज का जो लेक्चर है खत्म करते करते एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो टाउ का जो वैल्यू होता है ना, इस टाउ के वैल्यू से हमें पता क्या चलता है एग्जैक्टली। देखो देखा गया है कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंटली, इस टाउ का वैल्यू जितना स्मॉल होगा, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टाउ, क्विकर इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। लॉजिक समझ रहे हैं? आपका टाउ का वैल्यू जितना छोटा होगा, आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उतना जल्दी होगा, क्योंकि आपको तो दिख ही रहा है कि चार्जिंग फटाफट होता नहीं है और डिस्चार्जिंग भी फटाफट होता नहीं है। चार्जिंग होने में भी टाइम कितना लगता है, इनफाइनाइट, और डिस्चार्जिंग होने में टाइम कितना लगता है, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि 5 टाइम्स ऑफ द आरसी वैल्यू के आसपास कुछ होता है, लेकिन वो वैल्यू भी काफी बड़ा होता है। तो मतलब आपका डिस्चार्जिंग भी जल्दी नहीं होता, लेकिन चार्जिंग भी जल्दी नहीं होता, लेकिन आपको तो जल्दी करना है ना, तो वो जल्दी कैसे करना है वो इस टाउ से समझ आता है। अब एक्सपेरिमेंट में देखा गया है इस टाउ का जो वैल्यू है जितना छोटा होगा, आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग उतना जल्दी होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मान लो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको ज्यादा लगेगा। अब आप खुद बताइए आपको क्या चाहिए, जल्दी की देर? आप ऑब्वियस बात आपको जल्दी चाहिए, इसका मतलब बेस्ट एप्लीकेशन क्या होगा कि इस वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा। अब देखिए कैपेसिटर जो है वो तो है, आपने सपोज कीजिए आपने कैपेसिटर सर्किट में डाल दिया, अब आपको उस वैल्यू को छोटा करना है। अब कैसे करेंगे? यही पे काम करता है आर। अब समझ में, आपको बोलता ना कि आर का वैल्यू, आर का क्या काम है यहाँ पे एग्जैक्टली, यही पे इसका काम है कि सपोज कीजिए सी जो है, सी को आप एक लिमिट के बियॉन्ड छोटा नहीं कर सकते। बात को समझिए, ध्यान से बात को समझिए, सी को आप एक लिमिट के बियॉन्ड छोटा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। अगर सी की वैल्यू छोटी हो जाए तो जो आपका मेन एम था कि चार्ज को वहां पे स्टोर करना है या एनर्जी को स्टोर करना है, वो आपका जो एम था वही तो खराब हो गया। समझ रहे लॉजिक को? आपको चार्ज को स्टोर करना है, एनर्जी को स्टोर करना है, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में आप इस वैल्यू को कम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको आप ज्यादा कम कर दोगे, अब तो जो चार्ज स्टोर हो रहा था या जो एनर्जी स्टोर हो रहा था वो अभी ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके एम के साथ इंटरफेयर करेगा। तो मतलब सी को हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसी में तो चार्ज स्टोर करना है, उसको एक लिमिट के बियॉन्ड छोटा नहीं कर सकते। तो क्या करें? अब आपको हेल्प करेगा आर। समझे बात को? अगर मान लीजिए आपका सी जो है ये 20 है, 20 माइक्रोफेराड है, 20 कुछ है, ठीक है, माइक्रोफेराड के आसपास है, या मान लीजिए फेराड है, व्हाटएवर, ठीक है।
आप इसको इससे नीचे छोटा नहीं कर पा रहे, लेकिन आप चाहते हो कि इसका जो नेट वैल्यू वो छोटा हो, तो क्या करो, आर को बहुत छोटा ले लो। आर को आप एक काम करो 0.002 ले लो। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा, 40 कितने के बाद 0 आ जाएगा, देखो 3 के बाद 0 आ जाएगा, तो 1 2 3, देखो कितना छोटा वैल्यू हो गया 0.04। समझ बात को। तो आप अगर इसको एक लिमिट के बियॉन्ड छोटा नहीं कर पा रहे, लेकिन आप चाहते हो कि नेट जो वैल्यू है छोटा हो, तो आप आर को छोटा कर दो, एक बहुत ही छोटे वैल्यू ऑफ आर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके साथ सीरीज में डाल दो, ऑटोमेटिकली आपका जो टाउ का वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली छोटा आ जाएगा। अब जैसे ही ये छोटा आ जाएगा, आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग जल्दी होना शुरू कर देगा। लॉजिक समझ रहे हैं? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। आर क्या कर रहा है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग को जल्दी करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू आरसी पे डिपेंड करता है। ये जितना छोटा होगा उतनी जल्दी डिस्चार्जिंग चार्जिंग होगा। सी एक लिमिट के बियॉन्ड अपने आप को छोटा कर नहीं सकता, क्योंकि सी छोटा हो जाए तो जो उसमें एनर्जी या चार्ज स्टोर होगा वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो सी को छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करना होता है हमें, यूजुअली हम करते भी नहीं है। हम जो भी छेड़छाड़ करते हैं आर को करते हैं, तो आर क्या करता है, अपने आप को छोटा डालता है। तो आर को छोटा डालने से फायदा क्या हो जाता है, ये नेट वैल्यू छोटा हो जाता है। उससे फायदा क्या हुआ, ये नेट वैल्यू छोटा हो गया, लेकिन सी फिर भी जैसा था वैसा ही रह गया, और एज अ रिजल्ट आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो भी फास्ट हो गया। ठीक है, समझे? सो दिस वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, दिस वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाउ, कि टाउ को आपको छोटा करना है, उसके लिए सी को छेड़छाड़ मत करो, बस आप आर को छोटा करके सीरीज में डाल दो, ऑटोमेटिकली सी जो है वो है, उसके चलते ये पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये छोटा तो आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका इतना ही। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए पढ़ाई करते रहिए, अगर कुछ हो तो मुझे बताइएगा। चलिए बाय।